क्या एक साधारण सा आंदोलनकारी कभी उस कुर्सी तक पहुंच सकता है जहां से पूरे सूबे की किस्मत लिखी जाती है? क्या वो गलियां जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई दी थी, आज वहां विजय शंखनाद मुमकिन है? आज की यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है, लेकिन यह 2026 के पश्चिम बंगाल की वो जमीनी हकीकत है जिसने भारतीय राजनीति के सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। कोलकाता के बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर के उस हॉल में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया, तो वो सिर्फ एक विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं था, बल्कि बंगाल की 3 दशक पुरानी उस राजनीतिक दीवार के गिरने की आवाज थी जिसे कभी अभेद्य माना जाता था। शुवेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए निजाम यानी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या यह जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत है या फिर एक बहुत गहरे सामाजिक और वैचारिक बदलाव की आहट है? इसी को आज हम परत दर परत समझेंगे और उन अनकहे पहलुओं को खंगालने का प्रयास करेंगे जो टीवी की हेडलाइंस में अक्सर छूट जाते हैं। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। बंगाल में सीएम के नाम का ऐलान करने अमित शाह जब मंच पर आए तो उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था, लेकिन उनके शब्द बहुत भारी थे। उन्होंने जिक्र किया उन 321 कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इस भगवा लहर को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अब जरा ठहर कर सोचिए, राजनीति में जब हम बलिदान शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है, लेकिन जब आप बंगाल के दूर दराज के गांव में जाते हैं, उन झोपड़ियों को देखते हैं जहां से किसी का बेटा या किसी का सुहाग सिर्फ एक विचारधारा की खातिर चला गया, तब समझ आता है कि अमित शाह का गला क्यों भर आया था। यह जीत उन परिवारों के आंसुओं और उनके अटूट शब्द की जीत है। शाह ने बहुत भावुक होते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने जो समर्थन दिया है उसे बयां करने के लिए उनके पास शब्द कम पड़ रहे हैं। यह एक ऐसा मानवीय पहलू है जो किसी भी राजनीतिक विश्लेषण को जज्बातों से भर देता है, क्योंकि जब खून और पसीने से सत्ता की राह बनती है तो उस कुर्सी की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है जिसे समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने बंगाल के 23 जिलों में से 20 जिलों में नंबर 1 पार्टी बनकर जो करिश्मा किया है, उसने राज्य का पूरा भूगोल ही बदल दिया है। खास तौर पर झारग्राम, बांकुरा और दार्जिलिंग का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि ये वो इलाके हैं जहाँ की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। अब जरा सोच कर देखिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहाड़ से लेकर जंगल महल तक के लोगों ने एक ही दिशा में वोट किया? क्या यह सिर्फ सत्ता विरोधी लहर थी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वो अटूट विश्वास जो बंगाल के आदिवासी और पिछड़े इलाकों में घर कर गया है? शाह ने भवानीपुर की जनता का भी विशेष धन्यवाद किया और यह धन्यवाद बहुत मायने भी रखता है, क्योंकि भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी की जीत ने उस नैरेटिव को खत्म कर दिया कि बीजेपी सिर्फ बाहरी इलाकों की पार्टी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराना एक अलग बात थी, लेकिन उनके अपने ही गढ़ में सेंध लगाना ये बताता है कि शुवेंदु अब एक कद्दावर जननेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे। अब इसे दूसरे एंगल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
और ये एंगल है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी के उस सफर पर अब हम नजर डालेंगे जो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। शुभेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां राजनीति सुबह के नाश्ते की तरह चर्चाओं का हिस्सा रहती थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी केंद्र में मंत्री रहे, भाई भी सांसद और विधायक रहे, लेकिन शुभेंदु ने अपनी पहचान विरासत से नहीं बनाई बल्कि अपने संघर्षों से बनाई है। मामला साल 2007 और 2008 के बीच का रहा होगा, जब नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप के लिए जमीन छीनी जा रही थी। तब इसी शुभेंदु अधिकारी ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का झंडा उठाया था। 14 मई 2007 की वो तारीख याद करिएगा जब पुलिस की गोलियों से 14 किसान मारे गए थे। उस खूनी मंजर के बीच शुभेंदु अधिकारी किसानों के लिए ढाल बनकर खड़े थे। उसी आंदोलन ने बंगाल के 34 साल पुराने वामपंथ के किले को उखाड़ फेंका था। लेकिन समय का पहिया देखिए, जिस टीएमसी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, 2020 में उसी को छोड़कर जब वो बीजेपी में आए तो लोगों ने कहा कि यह उनका गलत फैसला है। पर शुभेंदु को शायद उस जमीन की खुशबू और जनता की नब्ज का एहसास पहले से ही हो गया था। शुभेंदु अधिकारी की शख्सियत का एक और मानवीय पक्ष यह है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका पूरा जीवन बंगाल की सड़कों और वहां की राजनीति के लिए समर्पित रहा है। जिस तरह से योगी जी ने शादी नहीं की, उसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी भी अब तक कुंवारे हैं। वो 1998 से 2020 तक टीएमसी में रहे, परिवहन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उन्होंने संभाले। लेकिन जब उन्हें लगा कि व्यवस्था में सड़न पैदा हो रही है तो उन्होंने सत्ता को ठोकर मारने में बिल्कुल देर नहीं की और 2026 के हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 85 लाख की संपत्ति है, जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीन और थोड़ी सी बचत भी शामिल है। एक ऐसा नेता जो दशकों से सत्ता के करीब रहा हो, उसकी इतनी सीमित संपत्ति समाज के लिए एक बड़ा संदेश देती है। उन पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है। यह सादगी और स्पष्टता ही शायद उन्हें आम बंगाली मानुष के करीब ले जाती है। अब इस पूरी घटना को एक व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही आंदोलनों और उथल पुथल की राजनीति रही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय से एक बड़े बदलाव की तलाश में था और पहली बार बीजेपी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। तो यह सिर्फ एक पार्टी का आना नहीं है, बल्कि एक नई कार्य संस्कृति के आने की उम्मीद है। और आज जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है तो वहां सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं है, बल्कि वहां मौजूद बंगाल की वो उम्मीद है जो दशकों से बंद पड़ी फैक्ट्रियों के खुलने और युवाओं को रोजगार मिलने के इंतजार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को अपनी आखिरी रैली में जो भरोसा जताया था वो आज सच साबित हो रहा है। उन्होंने उत्तर 24 परगना में कहा था कि वो जीत के विश्वास के साथ लौट रहे हैं और आज उनकी वो भविष्यवाणी बंगाल के इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन शासन चलाना और चुनाव जीतना दो अलग अलग बातें हैं। कोलकाता पुलिस ने जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है वो इस बात का संकेत है कि व्यवस्था में कितनी बड़ी हलचल है। आज जहां एक तरफ शपथ ग्रहण है, वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर थम गया है। एक्सप्लेनेड रैंप से लेकर हॉस्पिटल रोड तक आज वीआईपी मूवमेंट है और प्रशासन के लिए आज ही असली चुनौती है, क्योंकि अजय नंद द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन बताता है कि सुरक्षा के घेरे कितने सख्त हैं। एलपीजी और दूध जैसी जरूरी चीजों को छोड़कर आज सब कुछ थम गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह ठहराव बंगाल की तरक्की के लिए एक नई शुरुआत है? क्या शुभेंदु अधिकारी उस सिस्टम को सुधार पाएंगे जिसे वो खुद कभी अंदर से देख चुके हैं? अब जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा राज्य जहां की राजनीति में हिंसा एक स्थायी भाव बन चुकी थी, क्या वहां अब शांति का युग आएगा? शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना बंगाल के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। एक ऐसा नेता जिसने जमीनी स्तर से शुरुआत की, जो जेल गया, जिसने लाठियां खाई और जिसने अंततः अपनी वैचारिक दृढ़ता से सत्ता के शिखर को छुआ। यह कहानी सिस्टम में बदलाव की चाह रखने वाले हर इंसान को प्रेरित करती है। और आज के विश्लेषण का एक पहलू यह भी है कि बंगाल की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को संभालना
शुभेंदु के लिए कांटों भरा ताज होगा। एक तरफ दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ सुंदरवन के तटीय इलाके और बीच में फैला हुआ औद्योगिक बेल्ट। इन सबको एक सूत्र में पिरोना ही उनकी असली परीक्षा होगी। अंत में यह कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की नहीं है, यह कहानी है उस संघर्ष की जो नंदीग्राम की पगडंडियों से शुरू होकर कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचा है। यह कहानी है उस भरोसे की जो बंगाल की जनता ने बीजेपी पर जताया है, और यह कहानी है उस जिम्मेदारी की जो अब शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर है। और आज उगते सूरज के साथ जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मंच पर शुभेंदु अधिकारी जहां शपथ ले रहे हैं, तो वो सिर्फ एक शपथ नहीं है और ना ही वो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो 10.5 करोड़ बंगालियों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। बंगाल अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। रास्ता कठिन है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इरादे भी उतनी ही मजबूत नजर आ रही है। बंगाल अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। रास्ता कठिन है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इरादे भी उतने ही मजबूत नजर आ रहे हैं।